वित्त मंत्रालय ने किसे दी आयकर भुगतान से छूट, निवेशकों को कहां मिलेगा डायरेक्ट प्लान का विकल्प, बैंकों पर क्यों पड़ा छापा, म्यूचुअल फंड को बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना क्यों पड़ा महंगा, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। शुरू करते हैं बुलेटिन को और आज की पहली खबर है बाजार नियामक सेबी से जुड़ी हुई। सेबी ने आईपीओ के बाद पहले दिन शेयर कारोबार के लिए कीमत दायरा तय कर दिया है। शेयरों की कीमतों में अनियमित उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सेबी ने ये नई व्यवस्था शुरू की है। आईपीओ के बाद पहले दिन के कारोबार के लिए कॉल नीलामी सत्र अलग अलग एक्सचेंजों पर अलग अलग आयोजित होंगे। संतुलन मूल्य की गणना के बाद संबंधित बाजार ऑर्डर का मिलान करेंगे। अगर शेयर बाजारों के बीच संतुलन मूल्य में अंतर है तो उनके द्वारा एक कॉमन संतुलन मूल्य की गणना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में बड़ी कटौती की है। आईएमएफ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 5.9% रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान जताया गया था। आईएमएफ का अनुमान वर्ल्ड बैंक और एडीबी के अनुमान से बहुत कम है। आईएमएफ ने कहा है कि हालिया बैंकिंग संकट की वजह से उसने विकासशील देशों के अनुमान को कम कर दिया है, घटा दिया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों की बिक्री, प्रकाशन और अन्य कार्यों से होने वाली आय पर आयकर से छूट दी है। सीबीएसई को आयकर छूट पिछली तारीख से मिली है। ये छूट वित्त वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 के लिए दी गई है। छूट चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में भी जारी रहेगी। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की अगली खबर का, चौथी खबर का। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ओपेक प्लस देशों के तेल उत्पादन घटाने के फैसले को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बताया है। आईएई के प्रमुख फतेह बिरोल ने कहा कि पहले से ही ऊंची तेल कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे भारत जैसे देशों का आयात बिल बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति घटने से 2023 की दूसरी छमाही में ग्लोबल तेल बाजार की स्थिति खराब होने की पूरी आशंका दिख रही है। तेल उत्पाद घटने से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ेंगे, जिससे भारत जैसे देशों को अधिक आयात बिल चुकाना होगा। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों में तेल आयात पर 118 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के खर्च में पारदर्शिता लाने और गलत तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए सेबी ने एक नया आदेश जारी किया है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अब अपने निवेशकों को डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा सेबी ने कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चरणबद्ध मॉडल शुरू करने का भी निर्देश दिया है। सेबी ने एआईएफ निवेश से निवेशकों को बाहर निकलने की सुविधा देने के लिए भी कहा है। इनकम टैक्स विभाग ने सहकारी बैंकों पर छापा मारकर फर्जी खर्च और वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाया है। कर्नाटक के कुछ सहकारी बैंकों में 1000 करोड़ रुपए के फर्जी खर्च का पता चला है। सीबीडीटी ने बताया कि ये बैंक अपने ग्राहकों की विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के धन को इस तरह से इधर उधर कर रहे हैं ताकि उन्हें टैक्स देनदारी से बचाया जा सके। इन व्यावसायिक संस्थाओं में ठेकेदार, रियल एस्टेट कंपनियां आदि शामिल हैं और ये बैंक केवाईसी मानदंडों का पालन भी नहीं कर रहे थे। भारत में ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 में प्रमुख सूचकांकों को पीछे छोड़ने में असफल रहे, यानी कि विफल हो गए। एस&पी डाउ जोन्स इंडेक्स ने कहा कि 88% सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड ने 2022 में एस&पी बीएसई 100 से खराब प्रदर्शन किया है और इस दौरान मिड और स्मॉल कैप फंड के लिए प्रमुख सूचकांक एस&पी बीएसई 400 मिड कैप इंडेक्स 2% बढ़ा। दूसरी ओर 55% सक्रिय प्रबंधकों ने इस अवधि में सूचकांक से कमतर प्रदर्शन किया। निजी इक्विटी निवेश मार्च तिमाही में 75.4% घटकर 2 अरब डॉलर रहा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के प्रतिकूल रहने के बीच लगातार छठी तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है।
$2.2 अरब के पूंजी प्रवाह के साथ यह 2018 के बाद देश में सबसे कम निजी इक्विटी निवेश है। इंटरनेट आधारित और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियों ने निजी इक्विटी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित किया। हालांकि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इनकी हिस्सेदारी 75% से घटकर 58% रह गई। मंगलवार को लगातार 7वें कारोबारी दिन शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 311 अंक से अधिक उछलकर 60,000 अंक के पार पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में तेजी और विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहने के बीच स्टील, बैंक और वित्तीय शेयरों में अच्छी खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। कंपनियों के तिमाही परिणाम बेहतर रहने और कारोबार बढ़ने की उम्मीद में भी बाजार लाभ में रहे। आईसीआईसीआई बैंक ने क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई पेमेंट के लिए ईएमआई सेवा की शुरुआत कर दी है। बैंक की बाय नाउ पे लेटर सर्विस के लिए एलिजिबल कस्टमर्स को इंस्टेंट ईएमआई सुविधा का लाभ मिलेगा। बैंक की इस सर्विस से ग्राहक स्टोर पर मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन कर ईएमआई में भुगतान के साथ प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद सकेंगे। बैंक का कहना है कि इससे लाखों ग्राहकों को खरीदारी करने में आसानी और फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया 4 रुपये तक बढ़ गया है। नोएडा डिपो से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम शहरों के लिए चलने वाली बसों का किराया बढ़ाया गया है। एनएचएआई ने 1 अप्रैल से सभी स्थानों पर टोल शुल्क बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से बसों का किराया बढ़ाया गया है। नोएडा से मैनपुरी तक का किराया 403 रुपये से बढ़ाकर 405 रुपये कर दिया गया है और नोएडा से बरेली तक का किराया 417 रुपये से बढ़ाकर 421 रुपये कर दिया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को गारंटीशुदा रिटर्न के साथ अवैध डब्बा ट्रेडिंग चलाने वाले कुछ धोखेबाजों के खिलाफ आगाह किया है। डब्बा ट्रेडिंग शेयरों में कारोबार का एक अवैध रूप है। ऐसी योजनाओं के संचालक लोगों को बिना डीमैट खातों और केवाईसी के शेयर बाजार से बाहर इक्विटी में कारोबार करने की अनुमति देते हैं। श्री पारसनाथ कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड, श्री पारसनाथ बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, फेरीटेल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और भारत कुमार गारंटीशुदा रिटर्न के साथ डब्बा या अवैध कारोबार मंच का संचालन कर रहे हैं। निवेशक इनसे बच कर रहे हैं। जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी ऑडी ने Q3 और Q3 स्पोर्टबैक की कीमतों में 1 मई से 1.6% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने सीमा शुल्क और उत्पादन लागत में वृद्धि होने की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने Q8 सेलिब्रेशन RS5 और S5 की कीमतों में 1 अप्रैल से 2.4% तक की बढ़ोतरी की थी और इससे पहले मर्सिडीज बेंज भी लागत बढ़ने का हवाला देकर 1 अप्रैल से विभिन्न मॉडलों के दाम में 2 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, दर्ज करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और हाँ, हेलो मनी 9 को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिसको हम लाते हैं सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक लाइव आपके लिए खास। और इसमें आपको कई तरह की चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके लिए एकदम नई होती हैं। आपको मिलवाते हैं गेस्ट से जो देते हैं आपके सवालों के जवाब। और इसी कड़ी में प्रबलीन वाजपेयी जो हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो देंगी म्यूचुअल फंड पर आपके सवालों के जवाब बुधवार दोपहर 2 बजे। आपको बस एक मैसेज करना है व्हाट्सएप का 9311211874 पर। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं वहां पर भी आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। आप बने रहें मनी 9 के साथ, देखते रहें मनी 9 के तमाम अन्य खास कार्यक्रम। चलिए कल मिलेंगे, नमस्कार।